नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विधानसभा का दंगल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। शाम 6 बजे तक यूपी में 57.79% से अधिक मतदान हुआ है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। वहीं 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील रही। ये सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, खपरौली, बड़ौद, बागपत और कैराना रही। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए। सबसे ज्यादा शामली जिले की कैराना सीट पर मतदान हुआ। वहीं 2017 की तरह इस बार भी नोएडा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। तो यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हुई है और इस बीच अलग अलग विधानसभाओं के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की घटनाएं सामने आई। बागपत विधानसभा के खेकड़ा बूथ संख्या 245 पर ईवीएम मशीन 30 मिनट से बंद रहा, जिसके बाद मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि 58 सीटों में कितने मतदाता शामिल हैं। आप ग्राफिक्स देखिए। अब आपको बता दें कि पुरुष मतदाता 1,23,00,000 के समथिंग है। वहीं टोटल जो मतदाता हैं वो 2.27 करोड़ हैं। महिलाओं की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो 1435 लोगों का ना इसमें संख्या है। तो हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए करोड़ कितने मतदाता हैं और जिन्होंने भाग्य विधाता भी से कह सकते हैं, क्योंकि 58 सीटों में इन्होंने वोटिंग की है। हालांकि कुछ इसमें से जो टोटल मतदाता है उसमें से परसेंटेज के हिसाब से मतदान किए गए हैं, लेकिन टोटल जो हैं वो मतदाता इतने हैं जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। तब 2012 के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जिसमें कितनी सीटें मिली थी। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी। 2012 के आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को 47, बहुजन समाज पार्टी को 80, कांग्रेस को 28 और अन्य के खाते में 24 सीटें गई थी। ये 2012 के आंकड़े हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे 2017 के आंकड़े क्या थे। तो 2017 के आंकड़े में आपको बताएंगे कि 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी बहुमत के साथ, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 312 सीट मिली थी। मतलब कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में बनी थी। समाजवादी पार्टी को 47, बसपा को 19 सीटें मिली थी, अन्य को 7 और अन्य को 18 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई थी। ये 2017 का आंकड़ा है। इसके बाद अब हम आपको ये भी बताएंगे कि 58 सीटों का हाल क्या है, कौन किस पार्टी से प्रत्याशी रहा, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हुआ है। तो ये हैं प्रत्याशी, जिसमें से मृगांका सिंह की बात करें वो बीजेपी की उम्मीदवार थी। वहीं आपको विधानसभा जिले बता रहे हैं और जिले में कौन सी किस सीट से थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि शामली, तेजेंद्र निर्वाचन कौन कौन से थे, कौन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो कौन समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार थे, कौन बहुजन समाज पार्टी और कौन कांग्रेस के उम्मीदवार जिनके भाग्य का फैसला आज हुआ है। उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब हम आपको ये भी बताएंगे किन जिलों में मतदान हुआ है, इसके फेज में कुल कितने जिले शामिल थे। तो बता दें कि 11 जिले शामिल थे जिसमें से आज मतदान हुआ है और मतदान प्रतिशत हम आपको ये 2017 का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 41% जो वोट गया था वो बीजेपी के खाते में गया था। सपा 22% वोट पाई थी। वहीं बीएसपी 22% और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 6% पर ही सिमट गई थी। ये 2017 का आंकड़ा था और ये जिले हैं। 11 जिलों में आज मतदान हुआ जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत ये जिले शामिल हैं। इसके साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ ये जिले शामिल है जिनमें आज मतदान हुआ है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं, बुलंदशहर और अलीगढ़ भी शामिल थे। तो 11 जिलों में आज मतदान हुआ है, 11 जिलों की 58 विधानसभाओं में।
सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले की सरकारों में परिवारवाद चलता था, लेकिन भाजपा की सरकार में विकास के साथ साथ परिवारवाद भी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसीलिए एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि यूपी को दंगा मुक्त रखने वाले को वोट दें। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता का उत्साह देखकर कहा कि मैं आपके प्यार ब्याज सहित लौटाऊंगा। सुनिए क्या कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है, वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे। मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। वहीं सहारनपुर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध मुक्त शासन का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है, जिसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा। वहीं चुनाव प्रचार अब दूसरे चरण की ओर बढ़ चला है। सहारनपुर में बीजेपी ने बड़ी जनसभा की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध मुक्त शासन का दावा किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने एक बार फिर पुरानी सरकारों पर दंगे कराने का आरोप लगाया और हमेशा की तरह अपने खास अंदाज में कहा कि उनकी सरकार में अपराध खत्म हो गया है और सरकार के बुलडोजर ने उन्हें ठिकाने भी लगा दिया है। नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था। दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है, बड़ी धूमधाम के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वर्तमान में पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना के दौरान या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार कार्य कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई-पे
स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर के बिस्वा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, ये भारतीय भी नहीं रही, अब ये बस भाई बहन की पार्टी हो गई। अकेली बीजेपी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि बाकी सभी पार्टियां जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां बनकर रह गई हैं। वह संकल्प पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक जगत में विकास की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं में व्यक्ति को आगे बढ़ने की व्यवस्था हो और चाहे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, हर चीज के लिए लोक कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस संकल्प पत्र में एक उत्तर प्रदेश को सबसे प्रथम दर्जे का राज्य बनाने का संकल्प है। इसको हमको याद रखना है और यह योगी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। मित्रों, संकल्प की कामनाओं के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने यह भी तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों से भी मुक्त रखेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर देवबंद में बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर मेरठ में बनेगा, रामपुर में बनेगा, आजमगढ़ में बनेगा, कानपुर में बनेगा, बहराइच में बनेगा। ये कमांडो एंटी टेररिस्ट सेंटर्स, ये सेंटर होंगे जो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को भय मुक्त रखेंगे और आजादी से जीने के साथ साथ अपने विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा संकल्प है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, आज योगी जी ने 5 साल के अंदर, हम 8वें और 9वें नंबर पर खड़े थे, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के आर्थिक जगत में दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब आपने एक मौका और देना है, उत्तर प्रदेश आर्थिक जगत में देश का नंबर 1 स्थान पर आकर के खड़ा होगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने बिजनौर में गुरुवार को संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। साथ ही शिक्षा भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा भर्ती का जिक्र है, आप फिक्र ना करें, हमारी सरकार आते ही आपका काम हो जाएगा। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों या रोजगार सेवक हों या 69,000 वाले हों या बीपीएड वाले हों, इन सबकी मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कैसे बजट का इंतजाम कहां से होगा। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला लिया गया। हाईकोर्ट ने इस केस में मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसाकांड में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीब 4 महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दे दी। कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर स्थित NIT उत्तराखंड में मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने गढ़वाली में सबसे पहले अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में मैं देवभूमि आया। फरवरी को मतदान के लिए अब गिनती के दिन बाकी है और इसी क्रम में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लिया और कहा कि मोदी सरकार तो दो हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। विधानसभा 63 से बीजेपी उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में काशीपुर के सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गिरीताल स्थित चामुंडा देवी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। त्रिलोक चीमी के दर्शन के साथ ही मुख्य बाजार में रोड शो भी किया। इससे पहले सैनिक कॉलोनी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर हमला भी बोला और कहा, एक तरफ काम करने वाली भाजपा पार्टी है तो दूसरी तरफ कारनामे करने वाली पार्टी है। जनता समझ चुकी है कि देश और राज्य का विकास कौन कर सकता है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि काशीपुर और खटीमा विधानसभा क्षेत्र एक जैसा लगता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की बौछार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए गए ज्यादातर वादों पर भाजपा ने पानी फेरने की कोशिश की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 150 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान हैं। वहीं कांग्रेस ने उन्नति विधान नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कई बार बोल चुकी है कि वे घोषणा करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती हैं। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी की सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या रही, किस पार्टी ने प्रदेश की जनता से क्या वादा किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अगले 5 साल सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा। 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा। चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण होगा। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के उन्नति विधान पर। चुनावों में इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस बस में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र की बात करें तो समाजवादी ने प्रदेश की जनता से 22 वादे किए हैं, जिनमें मुख्य हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। 12वीं पास करने वाले युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं पास को टैबलेट दिया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सभी फसलों पर MSP दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सरकारी विभागों की सभी रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा।
महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने चुनाव में मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा दिया है। सभी ने जनता से लोक लुभावने वादे भी किए हैं। प्रदेश की जनता अब की बार किस पार्टी पर भरोसा करती है और कौन बनेगा देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका फैसला 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।